नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष नंदन विकल्प द ऑप्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां आपका इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के मार्गदर्शक के रूप में आया हूं, जो बीपीएससी में सेकेंड पेपर के खंड 1 में पूछा जा रहा है। इंडियन पॉलिटी देखने में आसान तो लगता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि मार्क्स कम आते हैं। इसके लिए आपको सब्जेक्ट को बहुत थॉरली ज्ञान होना आवश्यक है। मैं इस विषय के साथ शुरू से जुड़ूंगा और आपको अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारी चोट वाली स्थिति में आपको अधिकतम अंक प्राप्त कराने में मदद करूंगा। किसी भी विषय को जानने से पहले यह आवश्यक है कि उसमें उसके सिलेबस को अच्छी तरह से देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए। और इस सेगमेंट में मैं आपको सिलेबस पर चर्चा करते हुए यह बताऊंगा कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं और किस अप्रोच के साथ आपको बढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो बीपीएससी के सेकंड खंड में यह जो होता है ये पूछे जाते हैं। अब सेकंड पेपर के फर्स्ट खंड में इसमें जो होते हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 आपको करने ही करने हैं। बाकी 2 सेगमेंट से आपको 38 नंबर के 2 फुल लेंथ होते हैं। इसके साथ क्या होता है कि इसमें आपको एक विकल्प दिया जाता है जिसका आपको चयन करना है। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं कि अगले 2 प्रश्न जो 38 नंबर के दिए जाएं, ये सिर्फ 38 में दिए जाए। ऐसा हो सकता है कि उसके खंड ए और बी मिलाकर आपको अलग अलग 2 प्रश्न लिखने दे। इसलिए आपको इन विषयों में पारंगता होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। मैं इस सेगमेंट में आपको पहले सिलेबस से परिचय कराऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। सिलेबस का पहला पार्ट है जो कि शुरुआत होती है संविधान और संविधानवाद से। अब प्रश्न उठता है, संविधान क्या है, इसमें क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो यह प्रश्न इस शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यह तुलनात्मक राजनीति का प्रथम खंड है। आपको इसमें यह क्वेश्चन हेड के रूप में मिलेगा, जैसे संविधान क्या है, दूसरा संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है, तीसरा संविधान से क्या समझते हैं और संविधान की विशेषताओं को लिखें, संविधान से क्या समझते हैं और संविधान की प्रस्तावना पर प्रकाश डालें। मतलब कहने का ये अर्थ है कि इस बार के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रश्न पढ़ना है, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे मैं संविधान की बात करूं तो संविधान क्या है? संविधान एक सेट ऑफ लॉ है। संविधान क्या है? सेट ऑफ लॉ, मतलब नियमों का एक समुच्चय है, मतलब विधियों का संग्रह है। अब विधियों का संग्रह है तो क्या होगा? किसी देश की शासन व्यवस्था इस पे चलाई जाएगी। अब ऐसा विधियों का संग्रह जहां किसी देश का शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे हम संविधान कहते हैं। लेकिन संविधानवाद क्या है? वाद जहां लग गया, यह एक विचारधारा है जिसको हम लोग समझेंगे कि शासन व्यवस्था तो चलाई जाएगी, लेकिन उसमें विधि का शासन का समाहित होना आवश्यक है। जिस संविधान में शासन करते हुए विधि के शासन को स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण, ऐसे कुछ मूल तत्व हैं जो समाहित होंगे तो उसे संविधानवाद कहते हैं। तो संविधान और संविधानवाद से संबंधित प्रश्न इसमें बनेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आइए इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है,
इसके बाद बन सकता है उसका दर्शन, इसके बाद बन सकता है उद्देश्य, इसके बाद बन सकता है महत्व, इसके बाद बन सकता है जो कि फुल लेंथ में बनेगा, ये बन सकता है कि निहित शब्दों के निहितार्थ। यहां से शॉर्ट नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स ये फुल लेंथ है। तो इन शब्दों को ऐसे पूछा गया है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह मांग की जा रही है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का लोप कर दिया जाए। इसलिए आवश्यक है कि इन शब्दों को अभी भी हमारी संविधान में क्या महत्व है और इसके पीछे क्या तर्क है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना है। तो इन शब्दों को हटाए जाने की मांग है, इसलिए ये करेंट इशू भी है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता। प्रस्तावना क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना किसी भी संविधान का एक प्रारंभिक दस्तावेज होता है। यूं कहें कि अगर मैं किसी से कहूं यह एक कुंडली है, कुंडली का तात्पर्य आदमी 60, 70, 80 साल जीता है और इसके 2-4 पेज में उसके भविष्य का रूपरेखा जो तैयार होता है उसे कुंडली कहते हैं। तो आप इसको एक कुंडली मान सकते हैं जो आपके पूरे जीवन का रूपरेखा एक 2-4 पेज में प्रस्तुत कर देता है। तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान की आकांक्षाओं का वर्णन है। हमारे संविधान सभा के सदस्य क्या अपनी आकांक्षा, मूल्यों, उद्देश्यों को प्रकट करना चाहते थे, उसकी रूपरेखा बताई गई है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है कि जहां भाषा संदिग्ध हो वहां सब प्रस्तावना से मदद ली जा सकती है। तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। किसी भी संविधान, इतना बड़ा संविधान है, इसकी कुछ मूल विशेषताएं होंगी। मसलन लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का पृथक्करण है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो हमारे संविधान को विशेष बनाती है। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। जनहित याचिका की अवधारणा। जनहित याचिका, पब्लिक लिटिगेशन, यह क्या होता है? जहां जनों का हित रहता है, मतलब बहुजन हित रहता है, ऐसे मुद्दे को डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है, जिसमें त्वरित न्याय जरूरी होता है। मतलब अगर किसी समाज के किसी वर्ग को या समाज के बहुतायत वर्ग को ऐसे कोई नियम है जिससे कि हानि हो रही है और उसमें तुरंत उपचार की आवश्यकता है, तो वहां जनहित याचिका डाला जाता है। इससे क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनता है और हम इसको इस रूप में देखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स की, यहाँ से शॉर्ट नोट्स बनता है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना, फुल लेंथ भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। देखिए इसके बारे में क्या है कि ऐसा संविधान में वर्णित नहीं था कि भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा क्या होगा। ये न्याय निर्णयों, विशेषकर केशवानंद भारती के बाद यह प्रकाश में आया। यह आधारभूत संरचना वो है जिसका तात्पर्य है कि संविधान की वो आधारभूत चीजें जिसको हटाई नहीं जा सकती। अगर इसे हटाया गया तो संविधान जो है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना को पर निर्णय देते हुए यह कहा कि इसको संविधान पे अगर कोई भी विधि संविधान के आधारभूत संरचना से असंगत होती है तो उसे लोप कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। इसमें पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू होता है। पृथक्करण का सिद्धांत क्या है?
तो पृथक्करण का सिद्धांत है वैसी विचारधारा, वैसे नियम जो मूल अधिकार से असंगत हो, तो उस पाठ को आधारभूत ढांचे से असंगत हो, मूल अधिकार को न्यूनीकरण करती हो, उसको जो है सेट असाइड कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आधिकारिक संरचना का महत्व बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में आधारिक संरचना का एक लिस्ट प्रस्तुत किया है, लेकिन ध्यान रहे यह एक गत्यात्मक संकल्प। गत्यात्मक संकल्प का तात्पर्य हुआ कि यह कोई फिक्स नहीं है कि यही चीज आधारभूत संरचना है। जैसे जैसे विकास होगा, सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय निर्णयों में आधारभूत संरचना का दायरा बढ़ाते चलेगा। मूल अधिकार और कर्तव्य यह एक व्यापक क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ, इसको ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होते आए हैं। जैसे इसमें शॉर्ट नोट्स भी बनेंगे और फुल लेंथ भी बनेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे? जैसे मान लीजिए फुल लेंथ पहले पर प्रकाश डालते हैं, फुल लेंथ कैसे बनेंगे? फुल लेंथ में जैसे पूछ दिया कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों पर प्रकाश डालें, फुल लेंथ हो गया। अब इसको अलग अलग भी बोल सकता है, जैसे भारत में मूल अधिकार में निहित स्वतंत्रता, शॉर्ट नोट्स, समता के अधिकार, शॉर्ट नोट्स, अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का उपचार, शॉर्ट नोट्स। मतलब कहने का है जितना टॉपिक है उस पर शॉर्ट नोट्स बन सकता है। मूल अधिकार का नीति निदेशक तत्वों से अंतर में भी पूछ सकता है। इसलिए इन दोनों को साथ साथ पढ़ने की आवश्यकता है। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर भी पूछ सकता है। क्या मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में, जैसा कि झारखंड में पूछा था, कॉन्फ्लिक्ट होने पर किसको वरीयता दी जाएगी? समाज कल्याण के लिए किसे वरीयता दी जाएगी? तो मूल अधिकार एक व्यापक प्रश्न होता है। एक बार यूपीएससी में मूल कर्तव्य एज इट इज पूछ दिया है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में आपको मूल कर्तव्य क्या है एक शॉर्ट नोट्स फैक्ट वाइज दे दे, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। मूल अधिकार और नीति निदेशक में एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय संविधान मूल अधिकार को एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से छीन लेता है। तो इसका जवाब मान लीजिए मैं बताता हूं, आर्टिकल 19 में भारत में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वाक स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह प्रयुक्त नहीं है। इसके में कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए हैं। युक्ति युक्त निर्बंधन से क्या होगा? कुछ ऐसे कंडीशन लगाए गए हैं जिसमें आप वाक स्वतंत्रता का असीमित इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें है राज्य की अखंडता के बारे में अगर आप नहीं बोल सकते, राज्य की सुरक्षा, इसके बारे में आप नहीं बोल सकते, विदेशी देशों के साथ संबंध, इसमें आप असीमित नहीं बोल सकते। अपराध उद्दीपन, इस पे आप नहीं बोल सकते। न्यायालय अवमान, न्यायालय के अवमान के बारे में आप नहीं बोल सकते। तो हमारे संविधान में किसी भी मूल अधिकारों में युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। तो इनको हमें देखना है कि एक हाथ से लेता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? फुल लेंथ बन सकता है, नीति तत्वों को लिखें जैसा कि 62 में आया था। फुल लेंथ बन सकता है, इससे पार्ट वाइज बन सकता है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिसका उद्देश्य अधिकतम कल्याण है, अधिकतम मानव कल्याण है, उस पे लिखिए। नीति निर्देशक तत्व क्या उसे संशोधित करके मूल अधिकार में लाया जाना चाहिए? अगर हाँ तो ठीक, तो पक्ष में कारण दे, नहीं तो उसके पक्ष में कारण दे। नीति निर्देशक तत्व और जैसा पहले बताया मूल अधिकार में अंतर भी पूछा जा सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्याणिक दस्तावेज के रूप में कैसे नीति निर्देशक प्रस्तुत करते हैं, इससे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं।
अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए, संघीय कार्यपालिका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, एक गठबंधन के सरकार के अंतर्गत इनके कार्य। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां हमारे संविधान में वर्णित हैं। यह एक परंपरागत क्वेश्चन रहा है बीपीएससी में, 1-2 साल बीच करके हमेशा पूछा जाता है। तो इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल ने, तमिलनाडु के राज्यपाल में राष्ट्रपति को विधेयक, आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार करते हुए राष्ट्रपति की जो विधेयक पारित करने की शक्ति है उसको सीमित कर दी। अब इस सीमित का प्रभाव यह हो गया कि राष्ट्रपति की शक्तियों को क्या 2 सदस्यीय जजों की बेंच कर्टेल कर सकती है? इससे संबंधित एक न्यायपालिका से रिलेटेड होकर, संघीय न्यायपालिका से रिलेटेड होकर इस पर कार्य, इस पे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, ये बीपीएससी का हमेशा से फेवरेट प्रश्न रहा है, इसलिए इस पर तैयार रहना है। उपराष्ट्रपति, जैसा कि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उपराष्ट्रपति के कार्य में एक शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा कार्य उनको नहीं है क्योंकि वो अपना कार्य सभापति के रूप में करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, उससे संबंधित प्रावधान ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यहाँ मजबूत है क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की कड़ी होता है। तो प्रधानमंत्री के कार्य को, हालांकि ये पॉलिटिकल पॉवर्ट का चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री, ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यों को पूछा जाने लगा है। तो प्रधानमंत्री के कार्यों को इस पे नजर रखने के लिए आवश्यक है। अभी वर्तमान केंद्र में और हमारे राज्य में एक गठबंधन की सरकार चल रही है, तो गठबंधन के सरकार में हमें यह देखना है कि इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। गठबंधन के राजनीति हमारे विकासशील देशों के लिए कितना प्रभावित करती है, कितना इसे फायदा पहुंचाती है, इस पे हम लोग नजर रखेंगे। संघीय विधायिका, जैसा कि एक बार राज्यसभा का गठन और कार्य पूछ दिया गया है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना इस बार कम है, लेकिन हमें तैयार रहना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय समिति, यहां से शॉर्ट नोट्स इस बार बनने की संभावना है। क्या क्या संसदीय समिति होती है, अस्थाई समिति क्या होती है, अस्थाई समिति क्या होती है, कौन कौन अस्थाई समिति है, कौन कौन अस्थाई समिति है, इनके कार्य क्या होता है। कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसद में कार्यपालिका है, संसद में विधायिका है। तो संसद का काम है कानून बनाना, लेकिन इस कानून बना के वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करके ही वो अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करा सकती है। इसलिए इस पर हमें चर्चा करना है कि किस प्रकार संसदीय कार्य संभव हो सकता है। एक क्वेश्चन बनता है जो शॉर्ट नोट्स, प्रत्यायोजित विधान, ये क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, इस पे हम एक चर्चा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि संसद का काम प्राय ऐसा है कि कानून बनाना है, विधायिका का काम, लेकिन संसद जो है कभी कभी क्या कर देती है कि कार्यपालिका को यह शक्ति दे देती है कि आप विधान बनाइए, और कार्यपालिका अपने विधायी निर्माण के कार्य को कार्यपालिका में प्रत्यायोजित कर देती है। तो इसको प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। इससे संबंधित भी चर्चा करेंगे और इस पे शॉर्ट नोट्स बनने की संभावना होती है। संसदीय विशेषाधिकार और उनके भत्ते, इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन संसदीय विशेषाधिकार से आपके शॉर्ट नोट्स एक बार यूपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण है संघीय न्यायपालिका।
संघीय न्यायपालिका इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी कुछ देखा जा रहा है कि संघीय न्यायपालिका ने संघीय कार्यपालिका के कार्यों को काटेल किया है। अब काटेल किया है तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघीय न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय और उसकी भूमिका और शक्ति, ये भी बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, जिसको हमेशा से कुछ समय के अंतराल पर बीपीएससी अपने मुख्य परीक्षा में इसको पूछते आया है। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या है, ये शॉर्ट नोट्स बनने की संभावना है। बिना नेचुरल जस्टिस, अगर नेचुरल जस्टिस ना हो तो किसी भी मानव का सरवाइव करना मुश्किल होता है। नेचुरल जस्टिस इस बात पर बल देता है कि पीड़ित पक्ष की सुनो, पीड़ित पक्ष की सुने बगैर कोई निर्णय ना दो, यही जस्टिस का तकाजा है। बिना उसको अवसर दिए हुए, बिना उसको समय दिए हुए, बिना उसको सुने हुए अगर आप कोई फैसला लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, तो यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगा। कभी कभी सरकार ये गलतियां कर बैठती है जिसका प्रोटेक्शन का काम हमारा संघीय न्यायपालिका या उच्च न्यायालय करती है। इसमें क्या होता है कि मीडिया या अन्य चीजों के दबाव में सरकार पीड़ित पक्ष को बिना सुने उस पे कार्रवाई कर देती है। तो जो पीड़ित व्यक्ति प्राकृतिक न्याय की मांग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये न्यायपालिका के पास जाता है और बोलता है कि हम पीड़ित, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, मुझे सुना नहीं गया है, इसलिए इस पे आप इस कानून को जिसमें हमें दंडित किया गया है उसे शून्य घोषित कर दीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में डायरेक्ट नहीं है, यहां पर शॉर्ट नोट्स बनता है और फुल लेंथ बनता है। ऐसे बनेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन से क्या समझते हैं और संघीय न्यायपालिका के या उच्चतम न्यायालय के कार्यों और शक्तियों को लिखें। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन एक अस्त्र है जो कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। हमारे संविधान में डायरेक्ट इसका वर्णन नहीं है, लेकिन पहला समझते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। अगर कोई विधि विधायिका द्वारा इस प्रकार बनाया जाए जो कि मूल अधिकार से असंगत हो, तो वैसे बनाने वाली विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब जो विधि मूल अधिकारों से असंगत होती है, वैसी विधि को न्यायालय शून्य घोषित करता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू करते हैं। ये आपका आर्टिकल 13, 32, 226 मिला के पढ़ा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। और न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियतावाद, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका के अलग कार्य, न्यायपालिका के अलग कार्य, विधायिका के अलग कार्य। विधायिका का कार्य है कि कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है विधायिका के कार्यों को, विधायिका द्वारा बनाए गए कार्यों को एग्जीक्यूट करना, और न्यायालय का काम है कि कानून के उल्लंघन करने वाले को दंड देना। ये शक्तियों का पृथक्करण है। लेकिन कभी कभी कार्यपालिका के अक्षम रहने पर, कार्य न करने पर, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों को अपने हाथों में ले लेती है और कार्यपालिका के कार्यों को अपने ढंग से करवाने लगती है। इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। यह हमारे संविधान के जो शक्तियों का पृथक्करण है, जो कि आधारभूत ढांचा है, इसके खिलाफ है। इसलिए आवश्यक है कि न्यायिक सक्रियता एक स्वस्थ लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। इसलिए यह कार्यपालिका को भी चाहिए और विधायिका को भी चाहिए कि वो कानून बनाए
और कार्यपालिका को चाहिए कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करे। तो न्यायिक सक्रियतावाद शॉर्ट नोट्स बन सकता है। इसलिए जैसे अब सिमिलर है राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राज्यपाल ने, तमिलनाडु के राज्यपाल ने कुछ विधेयकों को अपने साथ लगभग 2 साल लंबित रखा, और जब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को आर्टिकल 200 के तहत उसको प्रेषण किया, जिस पर राष्ट्रपति भी निर्णय नहीं ले पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों को कर्टेल किया और पुनर्विचार करने की उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। इससे क्या फायदा, इससे क्या हुआ कि राज्यपाल की शक्तियां सीमित हो गई, खास करके विधेयकों को मंजूरी दिए जाने के संबंध में। तो इस बार का ये करेंट का इशू है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री और मंत्री। देखिए बिहार में एक हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि हमेशा से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच वो पूछता आया है। वैसे भी आप देखेंगे कि जहां एक दल की सरकारें रहीं वहां राज्यपाल का काम उत्सव और समारोहों में भाग लेना होता है, उनका काम फीता काटना होता है। लेकिन जहां जहां राष्ट्र अलग अलग दल के सरकारें होती हैं, केंद्र में अलग दल, राज्य में अलग दल, तो होता क्या है, उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। प्रायः मुख्यमंत्री ये आक्षेप लगाते हैं कि राज्यपाल संघ के इशारे पर काम कर रहे हैं, और राज्यपाल यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने विधायी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया है। इसलिए इन संबंधों का और मंत्री परिषद का खास करके राज्यपाल, जहां एक दल की सरकारें नहीं हैं, उनकी तुलनात्मक स्थिति और क्या होना चाहिए, कुछ सुझाव इस संबंध में पढ़ेंगे। राज्य विधायिका की गठन शक्तियां कार्य विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, बिहार के संबंध में अभी आप जान रहे हैं कि चुनाव होना है और ये विधायिका का गठन होना है, उसकी शक्तियां और ये करंट चुनाव से संबंधित है, इसलिए इसको जोड़ के पूछा जा सकता है। राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां, कार्य और अधीनस्थ न्यायालय, ये टॉपिक अभी पूछा नहीं गया है, इसलिए इस पे चर्चा करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय पूछा नहीं है, इसलिए इस पे चर्चा करेंगे। और अधीनस्थ न्यायालय क्या है, उसके अभी एक सुधार आया है कि न्यायालयों में इतने मामले, सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख से ऊपर मामले लंबित हैं, विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में न जाने कितने मामले लंबित हैं। इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसलिए ये भी इस बार शॉर्ट नोट्स बनने की संभावना है। पंचायतें और नगरपालिका, ये हमेशा से फेवरेट क्वेश्चन रहा है इंडियन पॉलिटी का। इनकी संरचना कैसे होती है, शक्तियां कैसी होती है, 73वें 74वें संविधान के संदर्भ में इनके कार्य। बिहार तो इसमें अनूठा है, यहाँ पर 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, जो कि सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको देख के अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ 50% का रिजर्वेशन दिया। तो इस हिसाब से पंचायत नगर, आप इसको स्किप करके जा ही नहीं सकते। केंद्र राज्य संबंध, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र और राज्य के संबंध बहुत नाजुक होते हैं। प्रशासनिक संबंध क्या है, विधायिकी संबंध और वित्तीय संबंध, 3 संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है। इसलिए इस पे दोनों नज़र में कि केंद्र राज्य के संबंध अगर एक ट्रेडिशनल संबंध है, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, इसके बारे में, और उन संबंधों में जहां एक दल की सरकारें नहीं है, एक दल के सरकारें, उसमें हर तरह के संबंध बिगड़ जाते हैं। जैसे तमिलनाडु के मामले में देखें, विधायी संबंध बिगड़ गए थे। विधायी संबंध 3 साल तक तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधेयक को रोका था।
तो इन संबंधों पर प्रकाश डालना ये भी करंट से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रस्ताव, खास करके लद्दाख में जो मैटर चल रहे हैं, हालांकि ये अनुसूचित जाति जनजाति से नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों का प्रशासन देखकर हम इससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। विधायिका और सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षित स्थानों से प्रावधान, इसको भी देखेंगे। संविधान के आपातकालीन उपबंध, यह टॉपिक जो है इसमें क्या क्या है, तो वित्तीय आपात, आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के दृष्टि से देखेंगे कि क्या आपात उपबंध है। 352 आर्टिकल, 356 और आर्टिकल 360। इससे भी फुल लेंथ और शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। किसी एक वित्तीय राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात के बारे में लिखे। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इस पर अभी कोई प्रश्न संभवतः नहीं पूछे गए हैं, इसलिए इसकी व्यापक मुख्यता है। पूर्ववर्ती 2000 पहले की सरकार कैग के रिपोर्ट पे ही गिर गई थी। कैग जो यह जो है भारत सरकार का आय व्यय वित्तीय स्थितियों का परीक्षण करता है और इस पर अब रिपोर्ट देता है कि कब, कहां और कैसे हमें इसकी संपरीक्षा करनी है और इस पे होने वाले भ्रष्टाचार, हमारे कहाँ मितव्ययी, कहाँ हम इस खर्चे को बचा सकते हैं, कहाँ हम इन खर्चे को रोक सकते हैं, सरकार ने कहाँ इस पे खर्चा किया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2000, जैसा कि मैंने बताया कि 2014 के पहले की सरकार इस पे गिर गई थी, इसलिए इसका रोल बहुत आता है। भारत का चुनाव आयोग, ये बहुत हिट टॉपिक है और इस बार ये मोस्ट प्रॉब्ली करंट से जोड़कर देखा जाएगा। इसलिए आपको आवश्यक है कि चुनाव आयोग के हर पहलू को, चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव में कुछ इनोवेशन किया है जिस पे इसको जोड़ के पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग पर अन्य विपक्षी दलों ने कुछ पक्षपात का आरोप लगाया है। संवैधानिक प्रावधान की दृष्टि से हम इसे देखेंगे कि चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति क्या है और वह कैसे कार्य करता है, खास करके बिहार के चुनाव के संदर्भ में। राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह, दबाव समूह वो होते हैं, ये प्रेशर ग्रुप हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया में तो भाग नहीं लेते, लेकिन वो सरकार पर दबाव बनाकर, लॉबी बनाकर, ये लॉबी के माध्यम से हो या जन भागीदारी के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर यह अपनी बातों को, अपने पक्ष में नियमों को बना लेते हैं। यह ग्रुप वाइज भी हो सकता है, जैसे छात्रों का हो सकता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ये हो सकता है, या पेशेवर हो सकते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हो सकते हैं, विधिक आयोग हो सकते हैं। इन तरह को ये दबाव समूह होते हैं जो कि राजनीतिक दल को भी सपोर्ट करते हैं और अपने पक्ष में इसको मोड़ लेते हैं। तो इस पे हमारी नज़र रहेगी, इससे क्वेश्चन नहीं आया है। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में जाति की भूमिका देखिए। बिहार में जाति आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी प्रासंगिक है और यह भारतीय चुनाव को आज भी, खास करके बिहार के चुनाव को प्रभावित करती है। राजनीतिक दल जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग की बहुलता होती है उसको वोट, उसके उम्मीदवार को अभी भी खड़ा करते हैं और वहाँ की जनता भी आज भी इतने सालों के बाद जाति देखकर वोट कास्ट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजनीति में अपराधीकरण। देखिए, राजनीति में अपराधीकरण, अब लगता है कि अपराधी का भी राजनीतिकरण हो गया है। अभी हाल में एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, कि
पूरे भारत में लगभग जितने मंत्री हैं उसमें से 47% मंत्री जो है दागदार है। ये एडीआर की रिपोर्ट है। क्यों खड़ा करते हैं, प्रश्न उठा है कि अच्छा भाई क्यों खड़ा करते हैं, तो उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो अपराधी किस्म के राजनीतिक होते हैं, अपराधी कृषि के जो राजनेता उनके जीतने की संभावना लगभग 16% होती है और अन्य उम्मीदवारों की संभावना 5% होती है। तो ये भी देखेंगे, ये परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि चुनाव जीतने में आसानी होती है, धन बल का चुनाव में व्यापक उपयोग होता है, जो कि अपराध के मात्र 47% चार्ज सीटेड में से उसमें से 7% ऐसे हैं जिस पर हेवी क्रिमिनल चार्जेस हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग आधे मंत्री जो हैं उन पर कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस हैं। अब सुधार के लिए क्या किए गए? अभी हाल में सुधार के लिए यह कहा गया है, जैसा कि केजरीवाल के मामले में हुआ कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते इस्तीफा नहीं दिया, तो लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जेल में 30 दिनों तक रह जाता है, जिसके सजा होने की संभावना 5 वर्ष से अधिक है, वो 30 दिनों के बाद स्वतः उसका पद त्याग दिया जाएगा, ऐसी संभावना। तो ये एक सुधार की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नए सुधार की घोषणा, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपके आंसर राइटिंग को बहुत मजबूत और व्यापक बनाएगा। ये करंट अनुभविक है। चुनाव आयोग इस नए सुधार को एक प्रयोग के तौर पर बिहार से शुरू किया है और इसे पूरे देश में लागू करेगा। इसलिए आवश्यक है कि इन सुधारों पर चर्चा करेंगे और इसे चुनाव सुधार के रूप में हम पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है स्पेशल इंटेंसिव SIR। इसमें क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण। लंबे समय से जैसा कि हम जानते हैं कि वोटर ID चुनाव सुधार एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। बहुत से चुनाव सुधार के क्रम में ऐसा देखा गया कि एक ही वोटर कार्ड जो कि बने हुए हैं अभी वो वोट 2 तरह की दिक्कतें आई। एक आदमी का वोटर कार्ड कई जगह से बना हुआ है, उसने पुराने वोटर ID को नहीं डाइल्यूट कराया। दूसरा क्या है कि वोटर ID में जो डेथ भी कर गए हैं उनका भी वोटर ID अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने इस चुनाव से लगभग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची का करना शुरू किया और उनका किया कि इनमें से कितने वोट जो हैं या तो 2 जगह से हैं या वो खत्म हो चुके हैं। इसके लिए उसने एक कुछ क्राइटेरिया बनाया जिस पर हम चुनाव को रिवीजन कर सकें, कि वोटर ID का रिवीजन कर सकें कि वास्तविक मत कितने हैं। लगभग 64 लाख मत जो हैं, इसमें अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आपने जो इसे निकाला है इन पे इसका एक सूची प्रस्तुत कीजिए और उन लोगों को कहा है जिनको इससे निकाला गया है कि वो आए, एक मौका दिया गया है कि आपको क्यों निकाला गया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। क्या निकलकर इनपुट आता है, इसको करंट बैच में हम इसको देखेंगे। करंट इशू, समसामयिक मामले। BPSC का एक ट्रेंड रहा है, जो मामले ज़्यादा हाईलाइट होते हैं और जिस टॉपिक से होते हैं उससे वह प्रश्न हमेशा जोड़ के पूछता है। इसलिए समसामयिक मामले, जैसा कि मैंने बताया कि राजनीति का अपराधीकरण इस बार हिट टॉपिक हो सकता है क्योंकि ADR की रिपोर्ट आई है। चुनाव आयोग का टॉपिक जो है हिट हो सकता है, करंट से रिलेटेड हो सकता है। राज्यपाल की भूमिका, केंद्र राज्य संबंध, ये हिट हो सकता है और ये करंट से जोड़ के देखे जाने की समझा। एक प्रश्न और आता है कि बच्चे करते क्या है कि समसामयिक, ट्रेडिशनल तो ठीक होता है लेकिन समसामयिक मामलों से न जोड़ने के कारण उनके मार्क्स
कम हो जाते हैं। तो एक इस पर काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, पॉलिटी में मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए कुछ शब्द हैं। जैसे हर विषय के कुछ शब्द होते हैं, उसी शब्दों का वहां उपयोग करना होता है। जैसे मैं मान लीजिए, अगर कोई कहता है कि सदन बुलाया जाता है, तो यह पॉलिटिकल साइंस के दृष्टि से गलत है। उसके लिए टर्म है सदन आहूत किया जाता है। जैसे कहा जाता है विधेयक पटल पर लाया गया, विधेयक पटल पर लाया गया, राजनीति के दृष्टि से, भारतीय संविधान में के छात्र होने के नाते से यह शब्द गलत है। विधेयक पुनर्स्थापित किया जाता है। तो जिस सब्जेक्ट का जो शब्द का डिमांड है, इसका प्रयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, तो निश्चय ही इस सब्जेक्ट में आप 70+ 80+ तक नंबर, मैंने देखा है, नंबर ला सकते हैं।